कि लीगल नोटिस में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा लिखनी है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नहीं लिखनी है। क्या आप चेक अमाउंट के अलावा कोई और अमाउंट भी मांग सकते हैं? क्या लीगल नोटिस इनवैलिड हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी आपको चेक मिलता है, चेक से पेमेंट मिलती है, तो ऐसे में आप उस चेक को अपने बैंक में जाकर के प्रेजेंट करते हैं और आशा करते हैं कि वो चेक कैश हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती हैं? देखिए, सबसे पहली ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसको कांटेक्ट करें और उसको बताएं कि उसका चेक बाउंस हो गया है और जो पेमेंट आनी थी वो नहीं आई है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं चेक बाउंस के। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि आप उसको कांटेक्ट करेंगे और दोबारा से पेमेंट देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसके बाद अगर ये भी चीज नहीं होती है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट के बाद भी आपको पेमेंट नहीं दी जाती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? देखिए, क्योंकि चेक बाउंस का मामला है तो ऐसे में आपके पास जो लास्ट ऑप्शन रह जाती है वो है लीगल एक्शन। और लीगल एक्शन में आता है चेक बाउंस का केस फाइल करना अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए, जब भी सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल करना होगा तो ऐसे में कुछ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। और वो मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहली तो ये है कि एक टाइम बाउंड पीरियड में आपको चेक बाउंस का नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद एक टाइम बाउंड पीरियड में आपको चेक बाउंस का केस फाइल करना पड़ेगा। अगर इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया गया तो आपका चेक बाउंस का केस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और शुरुआत की स्टेज में ही कोर्ट उसे खारिज कर देगी, एडमिट करने से मना कर देगी या ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन लगा करके आपके केस को डिसमिस करवा देगी। दोस्तों, चेक बाउंस के केस में जो सबसे पहला स्टेप है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, यानी कि चेक बाउंस का लीगल नोटिस भेजना। और आज का वीडियो हमारा लीगल नोटिस पर ही आधारित है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केस में लीगल नोटिस में एक ऐसी कमी पेशी देखी जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को ही डिसमिस कर दिया और उसका बेनिफिट सीधा सीधा अक्यूज्ड को मिला। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीगल नोटिस में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा लिखनी है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नहीं लिखनी है, और साथ ही आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि चेक बाउंस के लीगल नोटिस में क्या आप चेक अमाउंट के अलावा कोई और अमाउंट भी मांग सकते हैं। क्योंकि कई बारी लोगों के मन में होता है कि चेक बाउंस हो गया, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, टाइम भी काफी लग गया, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि चेक अमाउंट के साथ साथ उन्हें इंटरेस्ट भी मिले, उन्हें कंपनसेशन भी मिले और इसके अलावा जो लिटिगेशन फीस उनकी लग रही है वो लेना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में चेक बाउंस के लीगल नोटिस में आप इन सभी चीजों को मेंशन कर सकते हैं? क्या चेक अमाउंट के साथ साथ अगर इन चीजों को मेंशन किया जाए तो क्या लीगल नोटिस इनवैलिड हो जाएगा? क्या लीगल नोटिस में केवल और केवल चेक की अमाउंट ही लिखनी चाहिए? दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नोटिस के बेसिस पर चेक बाउंस केस को डिसमिस कर दिया। तो ऐसी क्या चीज थी जो कि उस लीगल नोटिस में लिखी हुई थी जो आपने नहीं लिखनी है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल क्वेरी है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली का केस है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस की जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपके साथ केस को ब्रीफली जरूर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट है उसको चेक के द्वारा पेमेंट मिलती है, लेकिन वो चेक बाउंस हो जाता है। इसके बाद कंप्लेनेंट के द्वारा चेक बाउंस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। यानी कि चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो लीगल नोटिस भेजता है। उस लीगल नोटिस में जो अपोजिट पार्टी है, जो अक्यूज्ड है, उसे 15 दिन का टाइम देता है, और जब वो पेमेंट उसे उस 15 दिन के अंदर भी नहीं मिलती, उसके बाद वो चेक बाउंस का केस फाइल कर देता है। चेक बाउंस का केस फाइल करने के बाद कोर्ट अपोजिट पार्टी को सम्मन भेजती है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मोड आता है। जब अपोजिट पार्टी को सम्मन रिसीव होते हैं तो ऐसे में अपोजिट पार्टी उस समनिंग ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती है। यानी कि अपोजिट पार्टी, अक्यूज पार्टी जिसका की चेक बाउंस हुआ था, वो हाई कोर्ट में इस समनिंग ऑर्डर को क्वैश करने के लिए चली जाती है। हाई कोर्ट के सामने अपोजिट पार्टी का यही कहना था कि जो लीगल नोटिस भेजा गया है उसमें एक बहुत बड़ी कमी पेशी है, क्योंकि चेक अमाउंट के साथ साथ बाकी और अमाउंट्स भी उसमें मेंशन की गई हैं। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा अपोजिट पार्टी को, यानी कि जिसका चेक था, जिसका चेक बाउंस हो गया था, उसको किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। उसकी जो भी पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया जाता है और केस को जारी रखने के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अपोजिट पार्टी के द्वारा इस ऑर्डर को, यानी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपोजिट पार्टी का यही कहना था कि लीगल नोटिस ही इनवैलिड है। उसमें जो चेक अमाउंट है उसके साथ साथ और भी बहुत सारी अमाउंट्स लिखी गई हैं, इसलिए इस पिटीशन को, यानी कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस को डिसमिस किया जाना चाहिए। जो समनिंग ऑर्डर उसके खिलाफ आए हैं उन्हें डिसमिस किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, इस लीगल नोटिस को हम बड़े ध्यान से देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि इसमें ऐसी क्या गलती थी जो कि अपोजिट पार्टी उठा रही। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया कि कंप्लेनेंट के द्वारा जब लीगल नोटिस भेजा गया, 15 दिन का समय दिया गया, तो उसमें क्या अमाउंट मेंशन की गई थी जो कि उसने डिमांड की थी। देखिए, कंप्लेनेंट ने डिमांड किए थे 6.5 लाख रुपए, और इसके साथ एडिशनली उसने 12% इंटरेस्ट की भी डिमांड करी, साथ ही डैमेजेस की भी डिमांड करी, और नोटिस चार्जेस यानी कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस जिसे हम कह सकते हैं उसकी भी डिमांड करी। यानी कि 6.5 लाख रुपए उसने लिखे, साथ में 12% इंटरेस्ट लिखा, साथ में 50,000 रुपए डैमेजेस लिखे, और 5500 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस, नोटिस, लीगल चार्जेस भी लिखे। तो इस तरह से कंप्लेनेंट के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना था, और ये बात आपको भी नोट करनी है कि आपने इस तरह की गलती कभी भी चेक बाउंस केस में नहीं करनी है, खास तौर से लीगल नोटिस देते समय। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि 6.5 लाख रुपए की जो डिमांड की गई है अमाउंट की, उसमें कहीं भी चेक अमाउंट नहीं मेंशन किया गया है। यानी कि एक लमसम ऐसी अमाउंट लिख दी है। अब पता नहीं कि उसमें इंटरेस्ट जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, या लिटिगेशन एक्सपेंसेस जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं, या डैमेजेस जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं। केवल 6,50,000 लिख दिया, साथ में और अमाउंट्स भी लिख दी, लेकिन जो चेक अमाउंट थी वो 6,50,000 रुपए नहीं थी। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब भी चेक बाउंस केस में लीगल नोटिस की बात आती है तो वहां पर चेक अमाउंट जरूर अलग से मेंशन की जानी चाहिए, और यदि साथ में और अलग चीजें आप लेना चाहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है, डैमेजेस है या कॉस्ट है, तो उनको भी अलग अलग लिखिए, उनको ब्रेकअप करके लिखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक लमसम अमाउंट लिख दें और कहीं भी चेक की अमाउंट अलग से मेंशन ना करें। इस केस में यही हुआ कि चेक की अलग से कोई अमाउंट नहीं लिखी गई थी जो कि डिमांड की जा रही थी, इसके बजाय एक लमसम अमाउंट लिख दी गई थी। तो कहीं भी ब्रेकअप ऑफ द अमाउंट नहीं आ रहा था कि चेक की कितनी अमाउंट है, इंटरेस्ट की कितनी अमाउंट है, डैमेजेस की कितनी है, और लिटिगेशन एक्सपेंसेस कितने हैं। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी मांगे, लेकिन आपको चेक की अमाउंट स्पेशली मांगनी है, उसे मेंशन करना है। यदि आप ये चीज नहीं करते हैं,
ब्रेकअप नहीं देते हैं, चेक अमाउंट को नहीं लिखते हैं, नहीं डिमांड करते हैं, तो आपका लीगल नोटिस इनवैलिड कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और जब लीगल नोटिस ही इनवैलिड हो जाएगा तो आपका चेक बाउंस का केस नहीं चल सकता। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि आप चेक बाउंस के केस में चेक अमाउंट के साथ साथ और भी अमाउंट्स को मांग सकते हैं, यानी कि आप इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं, डैमेजेस भी मांग सकते हैं और लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मांग सकते हैं। लेकिन ये सभी चीजें सेपरेटली आपने डिफाइन करनी है, मेंशन करनी है, इनका ब्रेकअप मेंशन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है चेक की अमाउंट। वो अमाउंट आपने जरूर मेंशन करनी है, अलग से मेंशन करनी है, ब्रेकअप आपका जरूर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल चेक अमाउंट ही मांग सकते हैं, आप और चीजें भी मांग सकते हैं, लेकिन ख्याल आपको इस जजमेंट का रखना है, इस केस का रखना है, क्योंकि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेक बाउंस के केस को डिसमिस किया गया और ऑपोजिट पार्टी को राहत दी गई। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती से जो कि एक इनिशियल स्टेज पर हो गई, उससे एक पूरे केस को कैसे इफेक्ट हुआ, कैसे कंप्लेनेंट का केस डिसमिस हुआ और कैसे ऑपोजिट पार्टी ने इस बात का फायदा उठाया। तो जब भी लीगल मैटर की बात आती है तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये बड़े ध्यान से देख करके लिखना पड़ता है। इस जजमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।